Prepare statement of profit and loss from the following balances extracted from books of Modern Company Limited engaged in manufacturing consumer goods. मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, ठीक है ना। सेल्स, ये कहाँ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, सेल्स को, ठीक है, इसको बोलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये कहाँ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आएगा सेल ऑफ स्क्रैप, अदर इनकम में आ जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप के नाम पे, ठीक है ना। ये खर्चा है, ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम साइड में आ जाएगा, ये तो मेन इनकम है बिजनेस का, सेल करना, बट जो सेल ऑफ स्क्रैप है अदर इनकम में चला जाएगा, ठीक है। 10% डिवेंचर इशूड ऑन इतना 3 लाख, अच्छा डिवेंचर दिया, ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। डिवेंचर्स लोन है, बना रहा है हम लोग पीएल, क्यों दे दिया यहाँ पे, हाँ ठीक है, मिला भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, है ना, पीएल में थोड़ी ना आएगा डिवेंचर। हाँ 10% डिवेंचर, तो इस साल हम लोग इस पे 10% इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, तो अपना फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ तो डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो हर साल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा हम लोग को। 2019 में लिया, देखो 1 अप्रैल 2019 में लिया, तो 2019 पूरा साल 19 से 20 में इंटरेस्ट दिया, फिर 20-21 में इंटरेस्ट दिया, तो ये 20-21 का ही तो बना रहा है, तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बैंक लोन भी दे सकता है तो उसमें भी इंटरेस्ट लगेगा। ये अपना कहा जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है ना। समझ गए रितिका, 3 लाख रुपए डिवेंचर के नाम पे उठाया था, बोला कि 10% ब्याज है, तो 10% इंटू 3 लाख मतलब 30,000 रुपए इंटरेस्ट हम लोग का साल का जाएगा, वो खर्चा लेना है 30,000 खर्चा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे, अच्छा बोल दिया कि इतना पे कर दिया, बाकी एक्रूड रह गया, मतलब देना है, ठीक ना। हाँ, डेप्रिसिएशन किस में जाएगा, नाम क्या है उसका, हेडिंग का, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू बी एमोर्टाइज दिस ईयर, सैलरीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया कितना, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल, सेल ऑफ स्क्रैप करके इतना आ गया, ठीक है ना। एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ ही था, एम्प्लॉय बेनिफिट में 2 नंबर पॉइंट पे देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेस और सैलरीज आ गया, ठीक है ना, आया तो। फाइनेंस कॉस्ट में कितना आया, 33,000, कैसे आया 33,000 देखो, अच्छा डिवेंचर्स पे 15,000, ये तो पे कर दिया, हम लोग लिखते रहे ना, सैलरीज इतना, एड आउटस्टैंडिंग इतना, ओके फिर बाहर आ जाता है, ये तो जितना पे हो गया वो, और ये जितना आउटस्टैंडिंग हो गया वो, तो इस साल का मेरा दोनों खर्चा मिला के बाहर आ जाता, तो अल्टीमेटली ये दोनों मिला के 30,000 तो हो ही गया, वो 10% का 30,000, जितना पे कर दिया, जितना आउटस्टैंडिंग रह गया, वो लाइबिलिटी साइड में दिखा देगा, बट है तो इसी साल का खर्चा। अच्छा डिवेंचर्स हम लोग जो इशू किया है उस पर हम लोग डिस्काउंट दे दिया था, तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आ गया, क्योंकि हम लोग पैसा फाइनेंस करवाया ना डिवेंचर्स के थ्रू, डिवेंचर्स इशू कर देते तो हम लोग को पैसा आ जाता है, ये फाइनेंस का कॉस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ आ गया 33,000 मिला के, डेप्रिसिएशन में दिया हुआ ये क्वेश्चन में 20,000 दिया हुआ है ना, 20,000, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस इतना, टोटल इनकम इतना, तो 16,20,000 माइनस 10,63,000, प्रॉफिट कितना आ गया, 5,57,000, ठीक है। रितिका समझ गया, इसको किससे माइनस किया, ये 1 नंबर का टोटल ये, और 2 नंबर का टोटल सारा खर्चा, तो सारा लिख के सारा खर्चा ये, तो 16,20,000 को माइनस किया 10,63,000 से, ठीक है। सेल्स पता ही है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में ही आएगा। वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, सेल्स रिटर्न, अच्छा इससे माइनस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न इससे माइनस होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डेपोजिट, पैसा मिला है, अदर इनकम, हाँ दीपिका, देखो 2 इनकम है ना बिजनेस का, एक तो सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो बेच रहा है वो तो सेल्स में आ गया, उसके अलावा जो कमीशन वमीशन इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, वो सब अदर इनकम में डाल दिया,
हम लोग तो पीएल में, बैलेंस शीट में पीएल जो बनाता रहा, हम लोग पीएल में तो यहाँ पे लिख देता रहा ना, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये लिख देता रहा। वो सब मिला के एक ही नाम कर दिया, अदर इनकम। हाँ, ज्यादा नाम लिखने का दरकार नहीं, वो सब आदर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट, अदर इनकम। हाँ, तुमको अगर 4-5 क्यों इनकम है ना, ये तुमको नोट में नीचे लिखना पड़ेगा, और इसका टोटल अदर इनकम में चला जाएगा, समझ गया। मान लो कि हाँ, जो नोट्स जाता ना ऊपर में, जैसे ये नोट्स बनाया था ना, ये देखो ये नोट्स है, तो ये नोट्स में ये देखो ये 2-2 है, तो ये होके बाहर आ गया। वैसे ही सेल्स का भी लिखना पड़ेगा, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होके उस तरफ डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा, समझा। बोनस पेड टू स्टाफ, ये पता है, बोनस दिएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड टू स्टाफ, अदर एक्सपेंसेस में भी जा सकते हैं, देख लीजिए एक बार, रुको। इंसेंटिव पेड टू स्टाफ, ये एम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा। ग्रेचुइटी पेड, ये एम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है, अच्छा ये थोड़ा ठीक कर लो, शायद गलत होगा। देखो तो क्वेश्चन बुक में क्या दिया, नया बुक में 2,20,000 है ना, और 3,40,000 है ना, ठीक कर लो। 3,20,000, सॉरी 2,20,000 और 3,40,000 होना चाहिए, उसको ठीक कर लो। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,62,00,000 कैसे आया, देखो 62,20,000 तो बोला ही था, लेस 20,000 हो गया, 62 लाख हो गया, ये नोट्स में आ जाएगा, और डायरेक्ट अमाउंट बाहर, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव, देखो यहाँ पे अगर 4-5 टू होता ना हेड, तो यहाँ पे आ जाता। अगर कमीशन रिसीव लिखते तो कमीशन रिसीव भी आ जाता, और डिस्काउंट रिसीव होता ये भी आ जाता। सबका टोटल मिला के ये अदर इनकम में चला जाता, ठीक है ना। ये अदर इनकम भी आ गया, टोटल हो गया, टोटल इनकम पता हो गया ना, सेल्स प्लस अदर इनकम, टोटल इनकम हो गया। अब खर्चा लिखो, सारा खर्चा, ये भी सीरियल वाइज चलेगा, जो तुम लोग का फॉर्मेट था। पहले तो सामान परचेज करता है, सबसे बड़ा हेड तो अपना वही रहता है, परचेज करना। जैसे यहाँ पे सेल्स सबसे पहले ऊपर आया, तो यहाँ पे भी परचेज पहले ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। परचेज आ गया, फिर उसके बाद देखो परचेज डाल दिया, सेल्स डाल दिया, फिर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए, बट उसका वो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था, 2,20,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया 3,40,000, तो माइनस 1,20,000 होगा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो ये माइनस में आ गया 1,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद मेन हेड होता है अपना सैलरीज का, सैलरीज जो देता है, तो सैलरीज का 4th नंबर हेड में देखो कितना क्या दिया हुआ है। वेजेस दे दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दे दिया, बोनस, ग्रेचुइटी, इंसेंटिव, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये सारा मिला के 12,75,000 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 3,40,000, ये माइनस हो जाएगा 1,20,000, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, समझा। अच्छा 34 और 12 कितना हो गया, 46,46,75,000 हुआ, तो ये हुआ ना, माइनस 1,20,000 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 में 20 चला गया तो 55,000 है ना, और 46 में 1 चला गया तो 45,55,55,000। अब ये अपना इनकम को ये खर्चा से माइनस करो, अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, समझ गया रितिका। नोट्स बनाना पड़ेगा एग्जाम में, देख लेना। और देखो जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखो ये नोट नंबर 1 2 3 4 दिया ना, यहाँ पे भी वो देखो तुम सीरियल चलना, ठीक है ना। 1 ऊपर, ये नहीं कि यहाँ पे तुम 3 नंबर लिख दिया और नीचे में भी तुम 3 नंबर में बनाया, सीरियल वाइज ऊपर से जाए, जो सबसे पहला लिखता है वो वहीं से ऊपर से स्टार्ट होता है आपने, ठीक है रितिका, समझ गया बुड़बक। सेल्स दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज, परचेज नहीं लिखेगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखेगा, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये माइनस होके आ जाएगा, बट लिखेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो 3 चीज होता है, एक तो क्या फिनिश्ड गुड्स,
दूसरा हो गया स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना, और तीसरा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। तीनों का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। अच्छा तीनों को मतलब समझो, फिनिश गुड्स मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है कि सामान हम लोग कितना बना के रख दिया। फैक्ट्री कौन कौन देखा है, क्या चीज का फैक्ट्री देखा है तुम, रितिका कोई फैक्ट्री देखा है, फैक्ट्री मिल कुछ भी, क्या चीज का, पानी का मिल देखा है, ठीक है। तो वो लोग क्या होता है ना, बोतल वोटल लेके आता है, उसमें पानी भरता है, पानी भर के फिर जो एकदम पैक हो गया उसको अलग से रख देता है ना, जो बिकने के लिए रेडी हो गया उसको बोलेगा फिनिश्ड गुड्स, कि रेडी हो गया सामान, ठीक है ना। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड दूसरी जगह काम आता है, स्टॉक इन ट्रेड वहां काम आता है जहां पे सामान खरीद रहा है बेच रहा है। अच्छा मान लो ये फिनिश गुड्स ही रेडी हो गया, मान लो कि एक कंपनी है ए, ये रेडी कर दिया, फिनिश्ड गुड्स बना लिया, ठीक है ना। तो इसका ओपनिंग स्टॉक रहेगा स्टार्टिंग में, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर रहेगा। अच्छा ए सामान बेच दिया बी को, बट बी तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा ना, वो क्या हो रहा है ए से खरीद रहा है, कस्टमर लोग को बेच देता है, तो खरीद रहा है बेच रहा है, इसलिए वो हो गया स्टॉक इन ट्रेड, उसके लिए भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तीसरा आ गया वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी काम चल रहा है प्रोसेसिंग में है, उसका भी ओपनिंग स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी रह सकता है। मान लो कि अभी जेजेएम का काम चल रहा है, सबको पता ही है यहाँ पे, जेजेएम जल जीवन मिशन का काम चलता है ना। तो मान लो कि जैसे मान लो कि 1 करोड़ का 2 करोड़ का काम मिला, ठीक है ना, तो लास्ट ईयर मान लो कि जनवरी में कुछ काम मिला होगा, वो 6 महीना का काम है, ठीक है। जनवरी से स्टार्ट हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक चलेगा। अच्छा मार्च तक तो आधा काम खत्म हो गया, तो वो हो जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, इतना काम खत्म हो गया, बट पूरा काम 100% कब कंप्लीट होगा, जून जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्च को जो रहेगा वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, ठीक है, और वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नेक्स्ट डे अप्रैल को ओपनिंग रह जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम, वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बट फाइनेंस कॉस्ट, अरे फाइनेंस मतलब ही पैसा हम लोग जुगाड़ कर रहा है, पैसा जुगाड़ कर रहा है तो कोई फोकट में थोड़ी ना देगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक से लोन लिया, बैंक को इंटरेस्ट दिया, फाइनेंस कॉस्ट, वो इंटरेस्ट पार्ट फाइनेंस कॉस्ट हो जाता है, जो इंटरेस्ट हम लोग दे रहा है। डिवेंचर लिया, उन लोग को इंटरेस्ट दिया, वो फाइनेंस कॉस्ट। दोस्त लोग से उधार लिया, इंटरेस्ट में पैसा दे रहा है उन लोग को, वो हो गया फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आगे आएगा, ठीक है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी आएगा। प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ लॉस, ये भी आगे आएगा, ठीक है। देखो सेल्स लिख लिया, 3,50,000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम्स के अंदर में आया। अच्छा तुम लोग बाहर में लिखना, ठीक है ना, इसको नोट्स में लिख देना, ये नोट्स में आएगा, हाँ बस हम लोग को बस यही लिखना अदर इनकम, इसमें नोट्स नहीं दिया होगा, देख लेना। तो ये टोटल मिला के अपना टोटल रेवेन्यू इतना है। एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ गया, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ये आ गया, ओपनिंग स्टॉक ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके ये बाहर आ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेस सैलरीज आ गया, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आ गया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आ गया, अदर एक्सपेंसेस में जनरल बैंक चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इतना आ गया। टोटल खर्चा कितना हो गया, और हम लोग सेल्स कितना किया था 365, 365 से 169 माइनस किया तो 1,95,000 आ गया। अब इस पे टैक्स का हम लोग प्रोविजन बनाया। अच्छा टैक्स का प्रोविजन कैसे, मान लो कि हम लोग का मार्च खत्म हो गया, तो मार्च का हम लोग इनकम टैक्स, पापा तो लगाता ही होगा इनकम टैक्स का फाइल में, हम लोग कब पे करता है, अगस्त सितंबर के आसपास है, तो इनकम लास्ट ईयर का टैक्स हम लोग इस साल दे रहा है, बट टैक्स का वो खर्चा वो लास्ट ईयर का इनकम के अगेंस्ट में होना चाहिए ना। तो हम लोग लास्ट ईयर हम लोग एक लायबिलिटी बना लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स, खर्चा में डाल दिया, वो पेमेंट इस साल हो जाएगा।
करंट ईयर चल ही रहा है, ठीक है। तो हम लोग इतना कमाया, उस पर हम लोग का प्रोविजन बना टैक्सेशन का इतना, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट कितना हो, समझा। एक ही तो बात है ना, एक बिफोर हो गया आफ्टर आ गया। तो टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट कितना है, उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, इस पर टैक्स कैलकुलेट 15,000 आ गया, क्वेश्चन में दे दिया। अब ये अगर दे देगा तो प्रॉफिट कितना बचा टैक्स देने के बाद, ठीक है। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस वो दिखाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना, पीएल में नहीं आएगा वो। चलो 35 नंबर देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स किस पे बनेगा, देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया 15,000, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1,76,000 पे 30% निकालो कितना होता है, जो प्रॉफिट होता है उसी पे तो टैक्स लगता है। प्रॉफिट कितना कमाया हम लोग, पूरा इनकम को माइनस कर दो एक्सपेंसेस से, 1,76,000 आया, 176 का 30% निकालो। इसलिए हम तुम लोग को बोला था कि जो पीएल में हम लोग कर रहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये वो हेन तेन उतना नहीं चाहिए हम लोग को, बस इतना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स दिया हुआ तो टैक्स माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस इतने तक ही करना है, ठीक है ना। चलो 36 नंबर देखो, इसमें पूरा ट्रायल बैलेंस बोल दिया, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस बोल दिया तो इसमें क्या बनाना है, उन्हें ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट भी बनाओ, दोनों बनाने बोला है। और ये जो ठीक है एडजस्टमेंट, तो ये 2 बार आएगा। हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री में, परचेज रिटर्न दिया तो वो परचेज से माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे परमजीत आओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा परचेज है कौन सा सेल है ये बताओ, परचेज एंड सेल दिया, कौन सा परचेज है कौन सा सेल है ये बताओ। सर एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट हाँ, टू करते और इनकम अपना हैं। पापा को बोलते ना, पापा हम शॉपिंग करके आते हैं, बोलता है कि नहीं बोलता, इधर मुंह दिखाओ ना, पापा को बोलता है कि नहीं बोलता शॉपिंग करके आता है, क्या आज तक कभी शॉपिंग करने नहीं गया, नहीं जाता, जाता है ना, जैसे अभी छठ पूजा है, पापा नया कपड़ा वपड़ा लेना है, शॉपिंग वॉपिंग करने जाता ही है। तो शॉपिंग करने जाना मतलब खरीदना, खरीदना मतलब खर्चा करना, तो डेबिट, ठीक है। और सेल्स मतलब सेल्स करेगा तभी तो घर में पैसा आएगा, 2 पैसा, इसलिए वो इनकम हो गया, और इनकम सारा क्रेडिट होना चाहिए, इसलिए ये परचेज हो गया, ये सेल्स हो गया। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न है क्या, नहीं है, छोड़ दो। वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये क्या हो गया, अगर है खर्चा बट लेकिन क्या खर्चा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ये, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम कैरियज इनवर्ड, अदर एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में चला जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऑन शेयर ऑफ बाईबैक, ये भी खर्चा में चला जाएगा। फिर प्रीपेड टैक्स, पहले एडवांस टैक्स पे कर दिया, ये एसेट हो गया, ठीक है। ऑडिटर फीस खर्चा, मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन खर्चा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, डिविडेंड पेड ये भी खर्चा है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल कैपिटल में चला जाएगा, डेटर क्रेडिटर एसेट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। क्रेन एंड लिफ्ट मशीन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एसेट में चला जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा, ये जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट में चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल क्रेडिटर्स डेटर्स में चला जाएगा, ठीक है ना। ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा कोई भी एक चीज आ सकता है। अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है, सेल्स 3,40,000 दिया है, टिक मार लेते हैं सबको कौन सा हो गया, ठीक है। अब देखो 3,40,000 हो गया, ये काट दे, ये लिख दिया 3,40,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम में देखो, अदर इनकम में क्या क्या दिया हुआ है, अदर इनकम में तुम्हारा खाली इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो यही लिख दिया, ये भी आ गया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये आ गया, ठीक है, लिख दिया। टोटल इनकम हो गया, रेवेन्यू मतलब इनकम टोटल, ये 1 और 2 मिला के 3 नंबर में टोटल आ गया। अच्छा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,35,000 दिया हुआ, ये रहा 2,245 माइनस
परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होके, ठीक है, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होके, ठीक है ना। चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक 75,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। कितना ज्यादा है यहाँ पे 25,000 और 25 और 20 45,000 आ गया दोनों। चेंजेस इन इन्वेंट्री। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आया देखो, वेजेस मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन 14,000 दोनों मिला के, ठीक है, ये भी आ गया 14,000। यहाँ से क्या क्या हटा दे, वेजेस कहाँ है, ये रहा, वेजेस हटाया, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन ये 4,000 हटा दिया, ठीक है, खत्म। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 200 कहाँ दिया, राइट ऑफ 200 फ्रॉम पेटेंट राइट, पेटेंट राइट जितना है उससे 200 रुपये कमा दो, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में 200। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया हुआ देख लो, कैरेज इनवर्ड, एडवर्टाइजमेंट ऑन शेयर ऑफ बाईबैक, ऑडिटर फीस और प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये भी आ गया, ठीक है ना, सब मिला के टोटल 31,500 आ गया, 31,500। अच्छा यहाँ से क्या क्या हटा दिया, अब ऑडिटर फीस और ये एडवर्टाइजमेंट एंड बाईबैक शेयर, कैरेज इनवर्ड और एक क्या था, ठीक है, ये रहा 20,000, ठीक है। आगे कदम लिख दिया यहाँ पे, टोटल क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स एक्सपेंसेस 12,000, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है क्या, मैं के प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 12,000, तो 12,000 यहाँ पे माइनस कर दिया, तो 95,300 क्या आ गया अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आ जाओ बैलेंस शीट बना लो, शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए दिया हुआ है, शेयर कैपिटल ये रहा, एक कैपिटल लिख दिया शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, जनरल रिजर्व 8,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ये भी 15,000, 8 15 23 है ना। और क्या दिया हुआ है, अच्छा करंट ईयर का सरप्लस 93,000 ये भी ऐड हो जाएगा, इस साल का जो सरप्लस आया ये तो पहले का सरप्लस है, और 95,000 करंट ईयर का सरप्लस ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। 8,000 पहले का सरप्लस, प्रॉफिट लास्ट ईयर का इतना, करंट ईयर का ऐड कर लिया, टोटल कितना ये हो गया। डिविडेंड पेड मतलब क्या हो गया, अगर सिंगल पार्टनर रहता है या सिंगल प्रोप्राइटर रहता है तो जो प्रॉफिट कमाता है वही या पार्टनर को चला जाता है या प्रोप्राइटर को चला जाता है, बट यहाँ पे तो कैपिटल बहुत जन दिया है ना, सब आदमी लोग कैपिटल दिया इसलिए शेयर कैपिटल नाम आ गया, मतलब कैपिटल को शेयर कर रहा है सब लोग, लाखों आदमी, वो लोग ऐसे थोड़ी ना बिजनेस में पैसा लगा देगा, वो लोग को कुछ इनकम तो होना चाहिए, वो डिविडेंड के नाम पे इनकम होता है, तो वहीं से ये कैपिटल से ही ये जो प्रॉफिट है वो ये प्रॉफिट से ही तो डिविडेंड देता है, इसलिए यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ से माइनस हो गया, यहाँ पे बाहर में 1,09,300 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर रितिका। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व ऐड कर लिया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट बैलेंस बचाया हुआ था इतना, लास्ट ईयर का बैलेंस था, करंट ईयर का बैलेंस भी ऐड हो गया, टोटल प्रॉफिट इतना हो गया, उसमें से कितना डिविडेंड दे दिया वो माइनस होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल दिया हुआ ही था, अदर करंट लाइबिलिटीज भी दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यही 12,000, देखो 12,000 दो जगह आना चाहिए, ये जो 12,000 है ये दो जगह आएगा, पीएल में एक ले लिया, और ये लाइबिलिटी भी है, हम लोग 31 मार्च को बना रहा है ना बैलेंस शीट, तो 31 मार्च को तो ये 12,000 टैक्स का पेमेंट हुआ नहीं ना, वो तो इस साल होगा जून जुलाई अगस्त में, तो तब तक के लिए तो 4-5 महीने के लिए तो लाइबिलिटी ही रहेगा ना, तो 31 मार्च को भी वो लाइबिलिटी शो करेगा, इसलिए वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ गया, ठीक है ना, प्रोविजन बना के रखा है ना 12,000, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना था, वो क्रेन वाला था ना, वही है क्या, ये नंबर देखो, एक ही है क्रेन वाला। पेटेंट में 4,800 था, 200 रुपये हम लोग खर्चा में ले लिया, तो कितना बचा 4,600, वो आ गया,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ ही था, इन्वेंट्रीज भी दिया हुआ, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री मत डाल देना, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक देखो अब 2 जगह आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी 2 जगह आ गया, और जो हम लोग पेटेंट 200 रुपया राइट ऑफ किया वो भी 2 जगह आ गया था। एक तो हम लोग पीएल में ले लिया था, यहाँ पे एक माइनस करके यहाँ पे बाहर ले लिया। ट्रेड रिसीवेबल भी दिया हुआ है, डेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है 46,200, यहाँ कैश एंड एक ही दिया हुआ ना, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस जो 4,000 था वो अदर एक्सपेंसेस में आ गया। खत्म चैप्टर।